गाइस। आरव आरम भाई, एक जना तो ऑन कर लो। आरम का मैसेज आया हुआ है मेरे पास। आरव तू तो ऑन कर ले। हाँ, गुड। ओके। सो वृंदा, आपके साथ डिस्कस करते हैं। हैंड रेज कर लो बेटा। लास्ट क्लास तक हमने जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो सारी कर ली थी। ठीक है। तो अब हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करना है। तो आज एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे पूरा का पूरा, जिसके अंदर सारी एडजस्टमेंट्स अपने कंसीडर हो रही होंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमें उसको किस तरीके से करना है। ठीक है। तो देखें कौन सा क्वेश्चन करना है। जिसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स भी हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं एंड साथ में ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 58 करें। 58 करते हैं। 50। इसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स भी दिख रही है एंड इसमें नोट्स अकाउंट्स भी है, सब कुछ है। हाँ रब। सर एक बार वो प्रेफरेंशियल को जब डिविडेंड देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो एक बार वो पॉइंट बता दो कब देते हैं। हाँ, वो वाला पॉइंट इसमें कवर होगा। तो अभी डिस्कस करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ठीक है। हाँ, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 58 कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर है बेटा मेरी। यस सर। तो पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप वृंदा, फॉर्मेट। फॉर्मेट। ठीक है। सबसे पहला स्टेप, जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, तो आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। एक बात पहले मैं आपको और बता देता हूँ। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। आपको अगर याद हो तो हमने शुरू के क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं। ठीक है। जिसके अंदर कुछ पार्ट बनाने के लिए आएगा, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगी। तो क्वेश्चन को इतना जरूर पढ़ लेना कि क्वेश्चन ने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा है या फिर कुछ पार्ट मांगा है। ठीक है। अगर कुछ पार्ट मांगा है तो वृंदा फिर पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाने का फायदा नहीं है, फिर याद रखेंगे। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगा है फिर तो पूरा फॉर्मेट बनाना है, बिना क्वेश्चन में ये देखे कि कितनी चीजें हैं कितनी नहीं है, पूरा फॉर्मेट। ठीक है। क्योंकि फॉर्मेट आपने अगर पूरा अच्छे से रटा हुआ है तो इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, आप 5 मिनट के अंदर अंदर फॉर्मेट बना लोगे एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी। अगर हम ये एनालाइज करने लग जाएंगे क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम फॉर्मेट में लिखे नहीं लिखे, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो द ओनली थिंग यू हैव टू कंसीडर इज, क्या पूरा जो क्वेश्चन है क्या उसमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है या नहीं बनानी। ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो पहला स्टेप ऑलरेडी यहाँ हो रखा है। ठीक है। अ, अगला स्टेप क्या होता है वृंदा? नोट्स टू अकाउंट्स पहले ट्रांसफर करने होते हैं। नोट्स टू अकाउंट ट्रांसफर करने होते हैं। उससे पहले एक स्टेप अब और करेंगे, क्योंकि अब क्या है, आपने एडजस्टमेंट्स करनी है। तो हम एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेंगे। तो आप नीचे एक बार एडजस्टमेंट्स देख लो किस किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो उसको जरा मार्क कर लो साथ में। पहली क्या है? प्रपोज डिविडेंड। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड किस चीज से रिलेटेड है? अगर कोई क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग डिविडेंड आ रहा हो तो उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में चेक करो कोई आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग डिविडेंड कहाँ पे आ सकता है? या तो मेरा करंट लायबिलिटी में आ रहा होगा। तो करंट लायबिलिटी में क्या आ रहा है? ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का 3rd नंबर नोट है, उसमें आ रहा है क्या? उसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर तो कहीं नहीं आ रहा, तो इसकी एडजस्टमेंट नीचे अलग से ही होगी, ऊपर कहीं मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दिया होता तो मैं उसके साथ मार्क कर लेता। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। अगला देखते हैं, मशीनरी। तो जरा मशीनरी में मार्क कर लो भाई। मशीनरी किस में आ रही होगी? बताओ वृंदा।
नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी नॉन करंट प्लांट एसेट्स में किस में आ रही है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। तो उसके आगे लिख लो टू लिख लो उसके आगे, ठीक है। फर्दर थ्री भी लिख लो उसके आगे, टू, फिर उसके आगे कॉमा डाल के थ्री भी लिख लो, क्योंकि थर्ड वाली एडजस्टमेंट भी उसी से रिलेटेड है। समझ आ रहा है? फोर्थ एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड। अगेन इंटरिम डिविडेंड अलग से कहीं हमें कुछ लिखने की, मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। अगला है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड का कहाँ जाएगा वृंदा, कहाँ मार्क करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स में। हाँ, उसके आगे लिख लो 5, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो यस पहला सर। स्टेप था, परीक्षा अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। पहला स्टेप मैंने अभी बताया है परीक्षा, कि आप क्या करते हो, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाते हो, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि आप जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी हैं उन सबको ऊपर मार्क करते हो कि ये किस पर्टिकुलर पॉइंट को रिलेट करती है। मार्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आइटम को लेके जा रहे होंगे तो एडजस्टमेंट साथ साथ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? सो एडजस्टमेंट्स आर टू बी डन साइमल्टेनियसली। क्लियर है सबको? ठीक है। अब करते हैं वो वाला स्टेप, वृंदा जो बोल रही थी कि हम नोट्स टू अकाउंट्स को खाली करते हैं। अब देखते रहना, मुझे बताते रहना, अगर उसके आगे आपने एडजस्टमेंट लिखी है तो हम फिर एडजस्टमेंट पे चलेंगे हाथ के हाथ, ठीक है। बताओ भाई, पहली चीज कहाँ जाएगी? इक्विटी शेयर इन कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इक्विटी शेयर एंड कैपिटल। इक्विटी हमने शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा। हाँ परीक्षा, कुछ कह रहे हो आप? सर कोई मतलब बुक का क्वेश्चन है या आपको हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन करवाना है? नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। हाँ बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ क्या होगा इसका। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगी। क्या लिखूं, जल्दी जल्दी बताते जाओ। इशू ऑफ शेयर्स। वेरी गुड। इशू ऑफ शेयर पूरा लिख देता हूँ क्योंकि इक्विटी अलग है, प्रेफरेंस अलग है। इशू ऑफ इक्विटी इक्विटी शेयर्स शेयर, या मैं इसकी जगह लिख सकता था इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। क्या होगा, प्लस होगा माइनस? प्लस। प्लस 1 लाख, ठीक है। अगला बताओ। प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है। मैं वर्ड भूल गई, कम होने के लिए क्या बोलते थे। डिक्रीज बोल देना। अच्छा, डिक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर्स इसीलिए और इसीलिए मैंने दोनों माइनस। तरीके से बताया था कि आप इंक्रीज डिक्रीज करके भी लिख सकते हो ना, वहां एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर के। वैसे इसको बोलते हैं टेक्निकली रिडम्पशन, पर मैं डिक्रीज लिख देता हूँ आपके लिए, डिक्रीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताओ, डिक्रीज इन होगा। हाँ जी, बताओ क्या करूं आगे, जल्दी जल्दी बताती जा। सर माइनस होगा 50,000 से। वेरी गुड, कोशिश कर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जल्दी बताता है। अगला बता, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व ट्रांसफर में जाएंगे। हाँ बेटा, वो नीचे तीन तीन रिजर्व है ना, तो कैसे कैसे जाएगा, क्या क्या होगा, एक एक करके बता। सिक्योरिटीज प्रीमियम अब आपको सिक्योरिटी ऐड हो प्रीमियम नहीं जाएगा। पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपने अभी नहीं किया है, ठीक है। रिजर्व ट्रांसफर में जो जाएगा वो सेकंड वाला जाता है, सिर्फ जनरल रिजर्व, ठीक है। उससे ऊपर वाला देखते हैं पहले, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ और शेयर्स या डिवेंचर इश्यू करे होंगे एट प्रीमियम। समझ आ रही है मेरी बात? और आप देख भी रहे हो, देखो इशू ऑफ शेयर दिख भी रहा है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो वो आपने प्रीमियम पे करे हैं। जितना आपने जितना कैपिटल बढ़ता है वो तो नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। तो वो तो पैसा आ ही रहा है, प्लस अगर प्रीमियम पे इशू करे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना प्रीमियम का। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है तो ऐसे केस में आपके पास इतना पैसा और आ रहा होगा। तो ये भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा, या तो मैं इसमें यही कर सकता हूँ कि मैंने 1 लाख इनर कॉलम में लिखा और प्लस 10,000 लिख दिया, तो मेरा ये 1,10,000 बाहर आ जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1,10,000 लिख देता। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि जैसे मैंने अगर ये लिख दिया है तो मैं दूसरा फिर ऐसे कर सकता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं नीचे लिख सकता हूँ, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि मेरा फाइनेंसिंग में क्यों आ रहा है? हाँ जी, वृंदा यस बोलती सर। रहे यार।
साथ साथ। ठीक है, तो 10,000 रुपीज से मेरा इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा फाइनेंसिंग में प्लस हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे और आ रहे हैं, दिस इज इन रिलेशन टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला बताओ। जनरल रिजर्व है तो रिजर्व ट्रांसफर मतलब ट्रिप के तो आर ऐसे में बोलो, आएगा। ट्रिप के आर में। हाँ जी, ट्रिप के आर में क्या लिखूं, बोलो। ऐड हो जाएगा 30,000। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया यार। हाँ जी, ट्रिप के आर में आ जाएगा। एंड रिजर्व मेरा 30,000 से बढ़ रहा है, तो मेरा ये 30,000 यहाँ आ जाएगा। अगला बोलो। सरप्लस बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में। मतलब सरप्लस दैट इज बैलेंस इन हाँ, तो स्टेटमेंट कहाँ ऑफ कहाँ पी। जाएगा, कहाँ जाएगा? ये उसमें आता है क्या प्रॉफिट? नहीं 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 नहीं, रिजर्व में आएगा, रिजर्व ट्रांसफर में। एक बार नजर मार लेना, तेरे सामने बना हुआ है, अपनी कॉपी में देख ले। तेरे सामने पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है, उसमें देख कहाँ आ रहा है। और ये तो बेसिक चीज है, हर बार आ रही है, हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, याद हो जाना चाहिए अब तक। क्लोजिंग सरप्लस एंड ओपनिंग सरप्लस। हाँ जी। ठीक है, बताओ क्लोजिंग सरप्लस कितना, जल्दी से बताओ। क्लोजिंग सरप्लस इज 48,000 एंड एंड प्लीज, ओपनिंग इज 40। एक फिर से बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि जब क्वेश्चन शुरू कर रहे हो ना, तो आंख बंद करके मत करना। सबसे पहले ईयर चेक कर लेना। 99% मैं बता रहा हूँ, टीचर ने अगर वजह ले लिए ना, ईयर आगे पीछे कर दिया, 99% बच्चे गलत करके आते हैं। और एक छोटी सी गलती बहुत जानलेवा हो सकती है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो सकता है, जीरो मिलेगा, जीरो, अनफॉर्चुनेटली। और आप निकल के आओगे एग्जाम हॉल से, मेरा तो मैच हो गया। फिर उसके बाद में कहा, "बे यार, ये तो मार्क्स ही नहीं आए।" अब मजा आएगा, बोर्ड में तो आंसर शीट भी नहीं मिलेगी, तो ये भी समझ नहीं आएगा मार्क्स कटे क्यों है। फिर बाद में कहोगे यार ये ना चेकिंग खराब करी है, ये ऐसा हुआ है, ये वैसा हुआ है। तो इसीलिए प्लीज देख लेना, सबसे पहली चीज यही कि जो पहला कॉलम है वो करंट ईयर है या वो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा नहीं तो। चलो अगला बताओ जल्दी से। प्रोविजन फॉर टैक्स। ये हमारा उसमें जाएगा। नहीं, इसकी एडजस्टमेंट होगी ना। लास्ट ईयर पेड हाँ, क्या करंट होता है ईयर बताओ, में। मैं लिख लेता हूँ कहीं पे। क्या लास्ट ईयर होता था, पेड करंट लास्ट ईयर ईयर में। पेड। ठीक है, करंट ईयर में। करंट ईयर मेड, वेरी गुड, आपने सही चीज बोली है, बताओ। लास्ट ईयर पेड 40,000 और करंट ईयर में 50,000। और नीचे एक एडजस्टमेंट भी दे रखी है हमने, इसके साथ में लिखा है ना। हाँ, 35,000 की तो दे क्या रखी करें? है। पेड है तो तू कम तो मैं कम, ये तो वाली पहले आएगी क्या ना। करूँ, 35,000 कहाँ लिखूं? 35,000 पेड वाले में तो पेड के आगे यहाँ 35,000 लिख दिया, अब माइनस बताओ फाइव आगे क्या थाउजेंड हो करूँ। जाएगा। माइनस वेरी फाइव गुड, थाउजेंड माइनस 5,000। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 45,000। अब बताओ कहाँ लेके जाऊँ। इसको ओपनिंग प्रॉफिट आफ्टर WCC, मतलब लाइक वर्किंग ऑपरेटिंग, कैपिटल ओपनिंग चेंज है। नहीं है, ऑपरेटिंग। तू सब वो नाम ऐसी तैसी कर रही है, मैं कल से तेरे को वृंदा नहीं बुलाऊंगा, कुछ और नाम बुलाया करूंगा फिर। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैपिटल। प्रॉफिट। हाँ, नहीं कैपिटल प्रॉफिट बोल ले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर वर्किंग डब्ल्यूसीसी के बाद। कैपिटल। 35,000 कहाँ है भाई, ढूंढने जरा, ये रहा 35,000, ये रहा, इनर कॉलम में आएगा। और नेगेटिव आएगा क्योंकि लेस है, ठीक है, तो नेगेटिव कर देंगे। दूसरा है 45,000, ये कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ। ट्रिप के टीम है। वेरी गुड। अब देखो, अगर आपको एडजस्टमेंट्स याद है तो कुछ भी नहीं है इसमें। कितना था? 35,000 था, कितना, 45,000 था? 45 था शायद, है ना? दोबारा देख लेते एक और, 45 ही था। चल चल। हाँ जी, 45। चलो भाई अगला बताओ, तो नोट्स टू अकाउंट्स खत्म। यस सर। तो अब वापस बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, बताओ। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। अच्छा, क्या करूं बता। इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है तो
नहीं नहीं, ये तनी तो हो गया है, ये हो गया है तो नहीं होगा। तनीषा हंस रही है, तनीषा हंस रही थी, तनीषा कहती है "ए, फंस गई फंस गई फंस गई, लड़की फंस गई है"। ये हो चुका भाई। यही गलतियां तो नहीं करनी है, एक दो तीन जिनके आगे लेगा छोड़ दो उनको। चलो आगे। कौन सा बचा? करंट लाइबिलिटीज। हाँ बताओ। करंट लाइबिलिटीज, हाँ, इंक्रीज और डिक्रीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर बताओ कितना है? वर्किंग कैपिटल कितना चेंजेस। कितना कितना? इंक्रीज हो रहा है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। करो करो, कोई बात नहीं, मैं रुको हूँ। 34,000 से इंक्रीज हो रहा है करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल्स। हाँ जी। तो ये आ जाएगा और 34,000। मैंने क्योंकि स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है तो इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन आप प्रॉपर लिखोगे। आप क्या लिखोगे? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, क्या है, सॉरी, ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ठीक ट्रेड है, पेबल, ठीक है। अगला बोलो चलो जल्दी से। प्लांट शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन भी। इक्विपमेंट। नहीं सर, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे नोट नंबर लिखा हुआ है। ये सेम गलती यार, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोबारा सेम गलती रिपीट कर रही है। फोकस फोकस फोकस। हाँ जी, अगला बोलो। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल। हाँ क्या? उससे पहले प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी है। सर हो तो गया वो। कहाँ हुआ है यार? कहाँ हुआ लिखा है उसके आगे नहीं। नोट नंबर? अच्छा, उसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हाँ क्या होगा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का? याद करो क्या सिनेरियो कराए थे, लास्ट क्लास में कराए थे। जो मन में आ रहा है उसको बोलती जा, ताकि मुझे पता चले कितना याद आ रहा है। मशीन। क्या सिनेरियो कराए थे? सिनेरियो बता, सिनेरियो। बिल्कुल ब्लैंक हूँ मैं, कुछ याद नहीं है मुझे, है। विद प्रोविजन और हाँ। विदाउट प्रोविजन वाला अब था। ये कौन सा है? विद प्रोविजन विदाउट प्रोविजन है? विदाउट प्रोविजन। हाँ, क्योंकि प्रोविजन नहीं दिख रहा कहीं भी, तो विदाउट प्रोविजन है, सिंपल एज दैट। प्रोविजन लिखा होगा ना, नहीं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ यस जी। सर। विदाउट प्रोविजन में फर्दर दो सिनेरियो क्या थे? अकाउंट बनेंगे। दो सिनेरियो क्या थे? वृंदा, नॉट गुड। कुछ याद नहीं है, फोकस नहीं है बिल्कुल भी, और कुछ याद भी नहीं है। आपने ढंग से रिवाइज भी नहीं करी लास्ट क्लास। मैंने क्या बोला था? एक काम दिया था लास्ट क्लास का। क्या काम दिया था वृंदा? कि सारे रूल याद करके रखना। मैंने सर पिछली वाली से जो मैंने क्लास छोड़ी थी वो करी थी, मैंने ये वाली नहीं करी यार रिवाइज। ये सारी बातें नहीं करो, फिर फायदा कुछ नहीं है ना यार। आप देख रहे हो सिंपल क्वेश्चन है और आप जबरदस्ती अटक रहे हो, क्यों? क्योंकि रूल्स याद नहीं है। आरम, चलो बताओ, आरम के साथ डिस्कस करेंगे। योर अपॉर्चुनिटी इज गॉन नाउ। आरम, बता यस भाई, सर। क्या होता था? दो रूल। हाँ रूल तो पहले तो दो ये बताओ, वो सिनेरियो कितने थे? केस, दो सिनेरियो थे। विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, विद प्रोविजन फॉर ठीक है, डेप्रिसिएशन। अब ये विदाउट वाला केस उसमें है, तो विदाउट विदाउट में में फर्दर। ओनली इन बैलेंस शीट और विद बैलेंस विद इन बैलेंस शीट आर नोट्स। विद बैलेंस ये शीट दो एंड थे। नोट्स में भी कुछ दे रखा है, या फिर विद बैलेंस शीट हाँ। प्लस एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके तो ये कौन सा बाद केस है? सेकंड। सेकंड। इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है, आपने अभी तो लिखी थी इसके साथ में, एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3। तो जब एडजस्टमेंट दी यस। होती है तो क्या होता है? प्रिपेयर अकाउंट। खत्म। कितना टफ था वृंदा? प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि आपको याद ही नहीं है रूल क्या है। अब अगर रूल याद नहीं है, सॉरी टू से आई कांट हेल्प यू एट ऑल। जब मैं पूछूंगा कि हाँ प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाता है, अगर आप मुझे ये बोल ही नहीं सकते कि भाई वो जाएगा, उसका रूल होता है लास्ट ईयर पेड करंट ईयर मेड, और पेड कहाँ जाता है मेड कहाँ जाता है, अगर ये याद नहीं है, देन सॉरी आई कांट हेल्प यू। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द इजीएस्ट आई कैन मेक इट फॉर यू इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे आसान नहीं कर सकता मैं। सिंपल चीज है, बस रूल याद रखते हैं। समझ आ रहा है वृंदा? सो नेक्स्ट टाइम प्लीज, प्लीज वापस बैठो, सारी एडजस्टमेंट्स दोबारा याद करो, सारे रूल याद करो। ये देखो कौन सी आइटम फाइनेंसिंग में जाती है, कौन सी इन्वेस्टिंग में जाती है।
फाइनेंसिंग का क्या रूल होता है, जो मैंने इनवर्स रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई है वो सब याद करो। ये बेसिक चीजें अगर याद है ना आपको, आपको फॉर्मेट याद है, तो ये सारी चीजें अगर याद है तो फिर इसमें दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि हम अपना काम पूरा नहीं करते, ठीक है। तो प्लीज उसको अच्छे से याद करो। हाँ जी अरुण, तो इसका अकाउंट बनाएंगे। मैंने अकाउंट का ढांचा बना रखा है। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं ये हटा देता हूँ, या इसको इग्नोर मारते हैं, हटाना क्या। तो आप इस पे फोकस करो, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे। बताओ भाई। इसका नाम चेंज कर देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान के चलते हैं, पीपीई। बताओ भाई। बैलेंस शीट है 2,80,000। बैलेंस वीडी है 2,80,000। वेरी गुड। सबसे पहले बैलेंस वीडी और बैलेंस सीडी लिखेंगे। बैलेंस सीडी है 3,70,000। अगला बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में। आगे बोलो। मशीनरी हमने सोल्ड किया हाँ 50,000 की 10,000 के थे। कितने की तो थी फिर मशीनरी। बाय सेल में हाँ बाय सेल में बता दो पहले क्या आएगा, पहले वो लिख देते हैं। 50,000 बाय सेल में 50,000 आएगा। कितने की बेची, 50,000 की। नहीं 10,000। तो फिर जितने तक लिखा सर है वो ना मैंने सेल तो वैल्यू। बताया था कि हाँ सर। हाँ 10,000 की सेल वैल्यू आ गई। और बताओ क्या करूं, और क्या आता था। उसके बाद और लॉस, कितना गेन लॉस है। लॉस है हमारा 10,000 का। 10,000 कैसे आया। डिप्रिसिएशन 50,000 माइनस 30,000, 20,000 की कॉस्ट हुई वेरी और गुड। सेल अब एक चीज सुन 10,000 लो की यहाँ पे, किया। सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मली जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होता था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में इस तरह से अलग से डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन करके नहीं लिखा होता था। अगर आप देखोगे जो मैंने कराया उसमें क्या था, सिर्फ ऐसे लिखा था मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 वाज सोल्ड फॉर 10,000, ऐसे करके लिखा होता था। तो क्वेश्चन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, कि ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि हाय भाई ये 30,000 का क्या होगा। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला केस होता तो हमने अलग से एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया होता, और ये 30,000 नीचे से ऊपर जा रहा होता, अगर आपको याद हो। उसमें 30,000 का ये एडजस्टमेंट भी आता। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो है नहीं, तो यहाँ सिंपल आपको क्या करना है, आपको इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो 50,000 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो कॉस्ट थी इसकी 50,000। इस पे डेप्रिसिएशन अभी तक का कितना है 30,000, उसको माइनस किया, तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 20,000। आपने कितने में बेचा है, ये ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ जी, सेल वैल्यू कितने में बेचा है 10,000 में। तो यानी कि लॉस आ गया आपका 10,000। 20,000 की चीज 10,000 में बेची तो 10,000 का लॉस। लॉस किधर आएगा भाई, यहीं पे आ जाएगा इसके नीचे सेम साइड में। बजट। प्रॉफिट होता तो अपोजिट साइड में जाता, लॉस होगा तो सेम साइड में आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। क्लियर। तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए क्या करना होता है, कंपेयर डब्ल्यू को सेल प्राइस से कंपेयर करना होता है। तो अगर डब्ल्यू नहीं दे रखी है, कॉस्ट दे रखा है, तो पहले डब्ल्यू निकाल लो। जब अगर मान लो ये क्वेश्चन में बीच वाली लाइन नहीं होती, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, तो टेक्निकली देखा जाए तो क्वेश्चन बोल तो कॉस्ट रहा है मशीन कॉस्टिंग 50,000, लेकिन हम इसी को डब्ल्यू मान लेते हैं। समझ आ रहा है। ठीक है, तो हमें आइडियली करना क्या होता है, डब्ल्यू को कंपेयर करना होता है सेल वैल्यू से। चलो आगे। हाँ जी, हो गई सेकेंड एडजस्टमेंट, और कुछ बचा है। दो ही चीजें होती है सेल के टाइम पे, एक आपका सेल वैल्यू और एक प्रॉफिट या लॉस। अगला बोलो। थर्ड थर्ड वाले में क्या होगा। थर्ड एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 20,000, तो ये आएगा बाय डेप्रिसिएशन बाय 20,000। डेप्रिसिएशन कितना है भाई 20,000। 20,000। ठीक है, हो गई सारी एडजस्टमेंट। अब यस बताओ सर क्या इसके करेंगे बाद अगला। बैलेंस हाँ तो कौन सी साइड ज्यादा है, 2 3 4। बजट। 4,10,000 आ जाएगा ये। यस 410, 410 में से 280 गया, कितना आएगा भाई 130। 130। हाँ अब बताओ कौन सी चीज कहाँ जाएगी। पहले मैं बैलेंस ओ पहले एक तरफ से शुरू हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस बीडी कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद टू बैंक 1,30,000।
इन्वेस्टिंग में से माइनस। वेरी गुड, इन्वेस्टिंग में माइनस 130, इन्वेस्टिंग में लेके जाते हैं, माइनस करते हैं 1,30,000। पहले मैं लिख लेता हूँ, इससे पहले मैं भूल जाऊं। और लिखेंगे क्या इसको? परचेज ऑफ और जी, मशीनरी। ठीक है, अगला क्या था भाई? बताओ अगला। डेप्रिसिएशन जाएगा वाइल्ड के डी में। वेरी गुड, तो वाइल्ड के डी में लेके जाते हैं 20,000 को, 20,000। अगला। ये इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। 10,000 रुपये। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में लेके जाते हैं, यहाँ क्या आएगा? सेल ऑफ मशीनरी 10,000। ठीक है, अगला। वाइल्ड के एल में लॉस लॉस है तो वाइल्ड के एल में जाएगा। कितना था? 10,000। 10,000। अब अगर देखो आपने फॉर्मेट बनाया हो तो क्या करा मैंने? कितनी जल्दी 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 बस वैल्यूज डालता गया, कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने 5 मिनट के अंदर अंदर ये बना दिया ना फॉर्मेट, तो आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने इस पूरे क्वेश्चन को करने में, क्योंकि फिर तो बस वैल्यूज डालते रहना है, जल्दी जल्दी कुछ करना ही नहीं है। तो आपका टारगेट होना चाहिए 5 मिनट के अंदर मुझे ये बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। अगला बताओ भाई, हो गई सारी एडजस्टमेंट ये वाली? उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस कहीं जाएगा नहीं। वही नहीं जाएगा। हाँ, अब आ जाते हैं इंटेंजिबल एसेट गुडविल। बताओ क्या होगा? यस, डन। ये क्या करूं? जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओ ऑपरेटिंग है, सॉरी, फाइनेंसिंग में से कम होगी। नॉन करंट एसेट फाइनेंसिंग कैसे हो गया? इन्वेस्टिंग, हाँ, वो नॉन करंट लायबिलिटी का शॉर्ट, वो शेयर होल्डर। पहली, हाँ पहली चीज तो ये गलती करी। ठीक है, चलो अब दूसरी गलती पे आ जाते हैं। आप इन्वेस्टिंग कह रहे हो, इन्वेस्टिंग में भी कहाँ आएगा? क्या लिखूंगा इन्वेस्टिंग में, बताओ? इन्वेस्टिंग में सर गुडविल का आपने अलग से बताया था कि वो ऐसी सेल या परचेज नहीं होती, जब बिजनेस के साथ ही होती है। तो फिर क्या होगा? गुडविल अमोर्टाइज, कम होगा तो अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन कहाँ आएगा? वाइल्ड के डी में। वेरी गुड। अब वाइल्ड की डी में मैंने 20,000 ऑलरेडी लिखा था, तो आइडियली मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, 20,000 इनर कॉलम में और प्लस, अब ये कितना प्लस हो जाएगा? कितना होगा 25। बताओ? 25,000। तो टोटल मेरा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इज 45,000। आर यू विद मी? यस। अब पता है मजेदार बात अरम क्या हो रहा होगा? वृंदा कह रही होगी ये तो मुझे आता था, ये मैं बता देती हूँ, है ना? ऐसी होता है, जिससे पूछने बैठो ना तो उसकी बत्ती गुल हो जाती है। दूसरे बंदे को कहता है ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तेरा भाई बैठा हुआ भी यही कर रहा है बराबर में, है ना? ये तो सिंपल सा था, ये तो आता था। क्यों भाई यार, सही बोल रहा ना मैं? यस सर। हाँ, मुझे पता था यही हो रहा होगा। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं, होता है कोई बात नहीं, फोकस थोड़ा सा ध्यान रखो। और है कुछ नहीं, बहुत इजी है। करंट इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी कम हो रही है तो ऐड होगी। कहाँ आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? जो इसमें था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर WCC, हाँ जी, सही बोल रहा है अरम, बिफोर बिफोर। सही बोल रहा है अरम। बताओ भाई। सर मैं ही हूँ। अरे मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, अरम सही बोल रहा है? आरव, तनीषा, परीशा, वृंदा सही बोल रहा है? परीक्षा कह रही है पता नहीं क्या बोला अरम ने, मैंने सुना ही नहीं है भाई परीक्षा। तो भाई ध्यान से सुनो, दोबारा बोल अरम, क्या बोला तूने? करंट करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे ऐड, अब बताओ ये परीक्षा। बोला। सर क्या चीज?
हे भगवान, फोकस करना भाई, पीछे कौन आ गया तो तेरे। मैंने हाँ, बताया करंट था मेरा मन इन्वेस्टमेंट, नहीं थी। करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड होगी। अच्छा, आरव। सर आरव आपने कह रहे लिखवाया था किसी को करंट नहीं आता। इन्वेस्टमेंट का आरव अलग। कह रहे किसी को नहीं आता, मुझे आता, मैं बताऊंगा। हाँ आरव। सर आपने करंट इन्वेस्टमेंट का अलग से लिखवाया था, पर वो भूल गया क्या लिखवाया था। मेरे को भी याद आता है। क्या लिखवाया था, ढूंढ ले भाई, कॉपी ढूंढ, निकाल कॉपी में क्या लिखवाया था। कह रहे कुछ तो लिखवाया था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखवाया था। यस देखो, सर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर लिखवाया था करंट इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस चैप्टर के लिए, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए आप इसको क्या मानते हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हो। देखो क्या क्या लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, और एक और होगा, क्या था, 6 चीजें थी। क्या था भाई यार, आखिरी क्या छोड़ दिया मैंने। कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी कमर्शियल बिल। पेपर। हाँ, ठीक है, तो ये टोटल 6 चीजें होती थी जो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। तो हालांकि नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, लेकिन आप इसको भी कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड करोगे तो प्लीज इसका फिर ट्रीटमेंट इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी में नहीं लेके जाएंगे। आराम, समझ आया। ठीक है, तो इसको फिलहाल छोड़ के चलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ क्लब करेंगे। अगला बताओ, इन्वेंट्री एटी सर टू थाउजेंड से ये बढ़ रही है, ऑपरेटिंग एड में या लेस में। 82,000 से बढ़ रही है तो माइनस होगी। 82,000 नीचे आ गया, लेस में। अगला बताओ, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीव सेम ही है ये तो। सेम ही है, तो कुछ नहीं होगा। अब इसका लास्ट बच गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो अब वो जो ऊपर करंट ये इन्वेस्टमेंट छोड़ा हुआ था उसको साथ में ले लेते हैं। ठीक है, और इसको लिखते हैं नीचे यहाँ पे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट में। क्लोजिंग। ठीक है, तो ओपनिंग कितना था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 81,000, उसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 96,000। सो 96,000 यहाँ आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, देखो, और क्लोजिंग कितना हो जाएगा बताओ। 1,01,000। 1,01,000। तो आपको ये याद रखना है भाई, ये वाली जो चीजें है ना, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, तो प्लीज इनको करंट एसेट की तरह ट्रीट नहीं करना है, इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करना है। तो इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ क्लब करके नीचे ओपनिंग क्लोजिंग को ऐसे दिखाना है। समझ आया। यस। चलें आगे, हो गया सारा कुछ, कुछ बचा है। करंट इंटरम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, अब पता है 99% बच्चे ये भी छोड़ देते। क्यों छोड़ देते, क्योंकि आपने टिक नहीं मारा होता, जितनी एडजस्टमेंट्स थी उनको टिक नहीं करा होता, और फिर आप भूल जाते कि अरे मैंने देखी नहीं, चेक ही नहीं करी कि मैंने कोई एडजस्टमेंट करी है या नहीं करी। तो याद रखना, जब सारा क्वेश्चन खत्म हो जाए ना, पहले नोट्स टू अकाउंट्स खत्म किया, फिर उसके बाद मैंने पूरी बैलेंस शीट खत्म करी, फिर वापस नीचे आना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चेक करना, कुछ छूट तो नहीं गया। अब इस केस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2 चीजें छूटी हुई हैं, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड नहीं, उससे पहले पहले 1 नंबर वाली भी छूटी हुई है, अभी तो वो भी करनी है। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड का क्या होगा बताओ, रूल क्या था। लास्ट ईयर पेड एज वेल एज वेरी गुड, तो लास्ट ईयर की फिगर क्या है। 50,000। तो डिविडेंड पेड 50,000 हो गया, कहाँ आएगा। डिविडेंड पेड 50,000 आएगा फाइनेंसिंग में से माइनस। वेरी गुड, तो डिविडेंड पेड 50,000 यहाँ से माइनस हो गया, और प्रपोज डिविडेंड कहाँ आएगा। ये ट्रिप के पी में। वेरी गुड, तो ट्रिप के पी में ले जाते हैं, तो 50,000 सेम अमाउंट आपका प्रपोज डिविडेंड। अगला, फोर्थ दे रखा है आखिरी, इंटरिम डिविडेंड 20,000, ये कहाँ आएगा, इसका रूल क्या था। करंट ईयर पेड एज वेल एज वेरी गुड, तो 20,000 ही इंटरिम डिविडेंड पेड है और इंटरिम डिविडेंड प्रपोज है, तो बताओ कहाँ कहाँ आएगा।
इंटरन डिविडेंड मेड आएगा ट्रिप के आई में, तो ये ट्रिप के और आई में आ गया। वो माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग से। वेरी गुड। अब मेरे फाइनेंसिंग में थोड़ी जगह कम हो गई है, तो मेरे को छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें लेट मी ट्राई, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाने की कोशिश करूँ।